नमस्कार। आज हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर के एक बहुत ही दिलचस्प सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ये हमारा चैप्टर 1 है। इस चैप्टर में हम दो मुख्य चीज़ों पर ध्यान देंगे। पहला है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मतलब हम ये समझेंगे कि इस सब्जेक्ट का दायरा क्या है, इसकी कौन-कौन सी शाखाएं हैं। और दूसरा है डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज, यानी हम उन खास शब्दों के मतलब जानेंगे जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए हमारे शरीर की इस अद्भुत दुनिया को समझने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें इन दो शब्दों को समझना होगा, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। चलिए पहले एनाटॉमी को देखते हैं। पहला पॉइंट है, एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द इंटरनल ऑर्गन स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह है कि एनाटॉमी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम शरीर के अंदर के अंगों की बनावट यानी उनके स्ट्रक्चर की पढ़ाई करते हैं। कौन सा अंग कहाँ है, कैसा दिखता है, ये सब एनाटॉमी है। अगला पॉइंट है, द वर्ड एनाटॉमी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एना मीनिंग अप एंड टोम मीनिंग अ कटिंग। मतलब ये शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एना का मतलब ऊपर और टोम का मतलब काटना। पुराने समय में शरीर की बनावट को समझने के लिए उसे काट कर ही स्टडी किया जाता था। और तीसरा पॉइंट, द फादर ऑफ एनाटॉमी इज रेफर्ड टू एज एंड्रियस वेसालियस। ये एक बहुत जरूरी नाम है। एंड्रियस वेसालियस को एनाटॉमी का जनक कहा जाता है। अब आते हैं फिजियोलॉजी पर। इन फिजियोलॉजी वी डील विद द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स एंड द इंटरैक्शन बिटवीन ईच अदर। इसका मतलब है कि फिजियोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि शरीर के ये सारे अंग और सिस्टम काम कैसे करते हैं। अगर एनाटॉमी क्या है बताती है, तो फिजियोलॉजी कैसे काम करता है ये बताती है। अगला पॉइंट, इन फिजियोलॉजी वी विल डिस्कस द मेटाबॉलिक पाथवेज ऑफ बॉडी सिस्टम्स एंड देयर एक्टिविटीज। मतलब हम ये भी समझेंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो हजारों केमिकल रिएक्शंस चलती रहती हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, वो सब कैसे होती हैं। चलिए अब हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के स्कोप को विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले है ए ब्रांच ऑफ एनाटॉमी, यानी एनाटॉमी की शाखाएं। इसमें पहली है डेवलपमेंट बायोलॉजी या एम्ब्रियोलॉजी। इसमें लिखा है, इन दिस ब्रांच ऑफ एनाटॉमी वी डील विद द स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल गमीट्स एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। सरल शब्दों में इसका मतलब है कि इस शाखा में हम जीवन की शुरुआत की कहानी पढ़ते हैं। कैसे सिर्फ 2 सेल से एक पूरे इंसान का विकास होता है, ये सब हम इसमें सीखते हैं। अब इस फ्लो चार्ट को देखते हैं। द सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इज, यानी भ्रूण का विकास क्रम से कैसे होता है। पहला कदम है गैमीट फॉर्मेशन, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स का बनना। फिर होता है फर्टिलाइजेशन, जब ये दोनों गैमेट्स आपस में मिल जाते हैं। इसके बाद है फलोपियन डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, मतलब फर्टिलाइज हुआ अंडा फलोपियन ट्यूब में विकसित होता है। फिर आता है इम्प्लांटेशन, जब यह भ्रूण यूट्रस की दीवार से जुड़ जाता है। इसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यानी भ्रूण का बनना शुरू हो जाता है। और आखिर में फीटस डेवलपमेंट, जब यह भ्रूण और विकसित होकर एक शिशु का रूप ले लेता। एनाटॉमी की दूसरी शाखा है सेल बायोलॉजी। इन सेल बायोलॉजी वी स्टडी द स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन और डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि हम इसमें कोशिका यानी सेल के स्ट्रक्चर और उसके विकास की पढ़ाई करते हैं। जैसा कि अगला पॉइंट कहता है, द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। मतलब कोशिका ही हमारे जीवन की सबसे बुनियादी इकाई है, जैसे घर की ईंट होती है। अब तीसरी शाखा देखते हैं, हिस्टोलॉजी। यहां लिखा है हिस्टो इक्वल्स टिश्यू। हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड डेवलपमेंट ऑफ टिश्यूज। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज यानी ऊतकों की बनावट और विकास के बारे में पढ़ते हैं। टिश्यू क्या होता है? A group of cells having a similar structure that acts together to perform a specific function is called a tissue. मतलब जब एक जैसी कई कोशिकाएं मिलकर कोई खास काम करती हैं तो उसे टिश्यू कहते हैं। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 4 तरह के टिश्यू होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। चलिए एनाटॉमी की कुछ और शाखाओं को देखते हैं। नंबर 4 पे है ग्रॉस एनाटॉमी। In gross anatomy, we deal with the structure of the body that is visible to the naked eye, so it is also called macroscopic anatomy. इसका सीधा सा मतलब है शरीर के उन हिस्सों की पढ़ाई जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे हड्डियां या मांसपेशियां। नंबर 5 है टोपोग्राफिक एनाटॉमी। In this branch, we discuss the layering structure of body parts. It is also called surface anatomy. इसमें हम शरीर की परतों की स्टडी करते हैं, मतलब त्वचा के नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है, इस तरह से। और नंबर 6 है रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बाय यूजिंग रेडियोग्राफिक टेक्निक्स इज नोन एज रेडियोग्राफिक एनाटॉमी।
एक्सरेज आर यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है कि एक्सरे जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करके शरीर के अंदर के स्ट्रक्चर की पढ़ाई करना। जैसे डॉक्टर टूटी हुई हड्डी देखने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। एनाटॉमी की 7वीं शाखा है सिस्टमिक एनाटॉमी। इन सिस्टमिक एनाटॉमी वी डील विद द 11 डिफरेंट बॉडी सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। इसका मतलब है कि इसमें हम शरीर को अलग अलग सिस्टम्स में बांटकर पढ़ते हैं। हमारे शरीर में कुल 11 सिस्टम होते हैं। ये हैं इंटेग्यूमेंट्री, एंडोक्राइन, नर्वस, लिम्फैटिक, मस्कुलर, स्केलेटल, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इन 11 सिस्टम्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, निमोनिक टू रिमेंबर। निमोनिक का मतलब होता है याद रखने का एक आसान तरीका, और वो है रन MRS लाइसी। यहां हर अक्षर एक सिस्टम का नाम बताता है, जैसे R से रिप्रोडक्टिव, U से यूरिनरी, N से नर्वस, M से मस्कुलर और इसी तरह बाकी सभी। ये एग्जाम के लिए बहुत काम की चीज है। तो ये थी एनाटॉमी की कुछ मुख्य शाखाएं। अब हम देखते हैं ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी। इसमें हम देखेंगे कि शरीर के अंग काम कैसे करते हैं। पहली शाखा है सेल फिजियोलॉजी। The study of cell functions, working principles, and the interaction of cells with each other is called cell physiology. इसका मतलब है कि इसमें हम एक कोशिका के कामों की पढ़ाई करते हैं, वो कैसे काम करती है, दूसरी कोशिकाओं से कैसे जुड़ती है, ये सब। दूसरी शाखा है एंडोक्रिनोलॉजी। The study of hormonal substances, their functions, and how they control our body is known as endocrinology. एंडोक्रिनोलॉजी में हम हार्मोन्स की स्टडी करते हैं। हार्मोन्स वो केमिकल होते हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग कामों को कंट्रोल करते हैं। चलिए फिजियोलॉजी की कुछ और शाखाएं देखते हैं। नंबर 3 पर है न्यूरोफिजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ नर्व सेल्स एंड देयर फंक्शंस इज कॉल्ड न्यूरोफिजियोलॉजी। इट इज ऑल्सो नोन एज मैसेंजर फिजियोलॉजी। इसमें हम नर्व सेल्स यानी तंत्रिका कोशिकाओं के काम करने के तरीके को समझते हैं। हमारा दिमाग कैसे सिग्नल भेजता और रिसीव करता है, ये सब इसी में आता है। नंबर 4 है इम्यूनोलॉजी। The study of the defensive mechanism in our body against disease-causing agents is called immunology. इसका मतलब है हमारे शरीर के रक्षा तंत्र की पढ़ाई। हमारा शरीर बीमारियों से कैसे लड़ता है, हमारी इम्यूनिटी कैसे काम करती है, ये सब इम्यूनोलॉजी का हिस्सा है। और नंबर 5 है cardiovascular physiology. The study of the working principles/functions of the heart and blood vascular system is known as cardiovascular physiology. इसमें हम दिल और खून की नसों के काम करने के तरीके को पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी की अगली शाखा है नंबर 6 रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। The study of the working principle, functions of the lungs and air passageway is known as respiratory physiology. इसमें हम फेफड़ों और सांस लेने की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। हम सांस कैसे लेते हैं और छोड़ते हैं, ये सब। नंबर 7 है रीनल फिजियोलॉजी। The study of the working principle, functions of the kidney is considered renal physiology. रीनल का मतलब होता है किडनी से जुड़ा हुआ। तो इसमें हम किडनी के काम करने के तरीके को समझते हैं कि वो खून को कैसे साफ करती है। और नंबर 8 है पैथोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेस ड्यूरिंग डिजीज कंडीशंस एंड एजिंग इज कॉल्ड पैथोफिजियोलॉजी। इसका मतलब है कि जब कोई बीमारी होती है या उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर के फंक्शन में क्या बदलाव आते हैं, इसकी स्टडी को पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। अब हम चैप्टर के दूसरे हिस्से पर आते हैं, डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी। ये वो शब्द हैं जो शरीर के हिस्सों की सही लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहला है एंटीरियर और वेंट्रल, डायरेक्शन टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी शरीर का अगला या सामने का हिस्सा। दूसरा है पोस्टीरियर और डॉर्सल, डायरेक्शन टुवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी, यानी शरीर का पिछला हिस्सा। फिर है सुपीरियर और क्रेनियल, टुवर्ड्स द हेड और द अपर और हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी प्रॉपर। इसका मतलब है सिर की तरफ या शरीर का ऊपरी हिस्सा। और इंफीरियर और कॉर्डल, अवे फ्रॉम द हेड और द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी प्रॉपर, यानी सिर से दूर या शरीर का निचला हिस्सा। फिर है प्रॉक्सिमल एंड, द स्टार्टिंग एंड ऑफ अ जॉइंट और अटैचमेंट। प्रॉक्सिमल का मतलब है जो शरीर के सेंटर के पास हो, और डिस्टल एंड द एंडिंग एंड ऑफ अ जॉइंट और अटैचमेंट। डिस्टल का मतलब है जो सेंटर से दूर हो, जैसे हमारे कंधे का जोड़ प्रॉक्सिमल है और उंगलियां डिस्टल हैं। अब बात करते हैं सिमेट्री से जुड़े शब्दों की। सिमेट्री रिलेटेड टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी। पहला है asymmetrical, when the body cannot be divided into two equal halves by cutting it on any plane. इसका मतलब है कि जब किसी शरीर को किसी भी एंगल से दो बराबर हिस्सों में नहीं काटा जा सकता।
दूसरा है रेडियल सिमेट्री, व्हेन द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय कटिंग इट ऑन एनी रेडियल प्लेन। मतलब जब शरीर को केंद्र से किसी भी प्लेन पर काटने पर 2 बराबर हिस्से मिलते हैं, जैसे कि एक स्टारफिश। और तीसरा है बायलैटरल सिमेट्री, व्हेन द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय कटिंग इट ऑन ओनली 1 रेडियल प्लेन। इसका मतलब है कि जब शरीर को सिर्फ एक ही प्लेन से 2 बराबर मिरर इमेज वाले हिस्सों में काटा जा सकता है, जैसे कि हम इंसान। अब एक बहुत ही जरूरी टॉपिक देखते हैं, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट्स एंड इंक्लूडेड ऑर्गन्स इन एनाटॉमी। स्टडी करने में आसानी के लिए पेट के हिस्से को 4 क्वाड्रेंट्स या भागों में बांटा जाता है। चलिए पहले ऊपरी 2 क्वाड्रेंट्स को देखते हैं। पहला है राइट अपर क्वाड्रेंट RUQ। इस हिस्से में जो अंग आते हैं वो है लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास का कुछ हिस्सा और छोटी और बड़ी आंत। दूसरा है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट LUQ। इस हिस्से में पेट, स्प्लीन, लिवर का बायां हिस्सा, पैनक्रियास का मुख्य भाग और छोटी और बड़ी आंत होती है। चलिए अब पेट के निचले 2 क्वाड्रेंट्स को देखते हैं। तीसरा है राइट लोअर क्वाड्रेंट RLQ। इसमें सीकम, अपेंडिक्स, छोटी आंत का हिस्सा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और राइट यूरेटर होता है। और चौथा है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट LLQ। इसमें छोटी आंत का ज्यादातर हिस्सा, बड़ी आंत का कुछ हिस्सा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और लेफ्ट यूरेटर होता है। अब और भी सटीक लोकेशन के लिए पेट को 9 रीजन या क्षेत्रों में भी बांटा जाता है। चलिए एब्डोमिनल रीजन्स एंड इंक्लूडेड ऑर्गन्स इन एनाटॉमी को देखते हैं। पहला है राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। इसमें लिवर, गॉल ब्लैडर और राइट किडनी होती है। दूसरा है एपीगैस्ट्रिक रीजन। इसमें पेट, लिवर, पैंक्रियास और स्प्लीन होती है। चलिए बाकी के एब्डोमिनल रीजन्स को भी देख लेते हैं। तीसरा है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन। इसमें पेट, स्प्लीन, कोलोन और लेफ्ट किडनी होती है। चौथा राइट लंबर रीजन। इसमें गॉल ब्लैडर, लिवर और राइट कोलोन होता है। पांचवा अम्बिलिकल रीजन। ये नाभि के पास का एरिया है। इसमें छोटी आंत और कोलोन का हिस्सा होता है। छठा लेफ्ट लंबर रीजन। इसमें कोलोन का हिस्सा और लेफ्ट किडनी होती है। सातवां राइट इलियाक रीजन। इसमें अपेंडिक्स और सीकम होता है। आठवां हाइपोगैस्ट्रिक रीजन। इसमें यूरिनरी ब्लैडर, सिग्मॉइड कोलोन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। और नौवां है लेफ्ट इलियाक रीजन। इसमें कोलोन और छोटी आंत का हिस्सा होता है। एनाटॉमी में शरीर की पोजीशंस को समझना भी बहुत जरूरी है। चलिए डिफरेंट पोजीशंस इन एनाटॉमी को देखते हैं। पहली और सबसे स्टैंडर्ड है एनाटॉमिकल पोजीशन। बॉडी स्टैंडिंग इरेक्ट, फेस लुकिंग फॉरवर्ड, आर्म्स हैंगिंग एट द साइड्स, पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड। इसका मतलब है शरीर सीधा खड़ा है, चेहरा सामने है, हाथ साइड में है और हथेलियां आगे की तरफ हैं। दूसरी है सुपाइन पोजीशन, लाइंग फ्लैट ऑन द बैक, यानी पीठ के बल सीधा लेटना। तीसरी है प्रोन पोजीशन, लाइंग फ्लैट ऑन द फेस, यानी पेट के बल लेटना। और चौथी है लिथोटमी पोजीशन। Patient is on their back with hips and knees flexed and thighs apart. The position is often used for childbirth. ये एक मेडिकल पोजीशन है जो अक्सर बच्चे के जन्म के समय इस्तेमाल होती है। और अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक, डिफरेंट प्लेन्स इन एनाटॉमी। ये कुछ काल्पनिक प्लेन्स हैं जिनसे हम शरीर को स्टडी करने के लिए डिवाइड करते हैं। पहला है मिड सैजिटल प्लेन। दिस प्लेन डिवाइड्स आवर बॉडी इनटू लेफ्ट एंड राइट पार्ट्स। ये प्लेन शरीर को ठीक बीच से 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, एक बायां और एक दायां। दूसरा है कोरोनल प्लेन। द कोरोनल प्लेन डिवाइड्स आवर बॉडी इनटू फ्रंट एंड बैक। ये प्लेन शरीर को अगले यानी एंटीरियर और पिछले यानी पोस्टीरियर हिस्से में बांटता है। और तीसरा है ट्रांसवर्स प्लेन। इट इज अ हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड्स आवर बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पार्ट्स। ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो शरीर को ऊपरी यानी सुपीरियर और निचले यानी इंफीरियर हिस्से में बांटता है। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बेसिक बातें, उसकी शाखाएं और कुछ जरूरी शब्दों को समझा। अगले चैप्टर में हम और गहराई में जाएंगे।